बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम रिपब्लिक पॉलिसी की जो इलेक्शन जीतने की मेथोडोलॉजी है उसके राउंड 2 को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। रिपब्लिक पॉलिसी के जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में, उसमें जो रिसर्च की है कि पाकिस्तान में हल्का जाती सियासत को कैसे जिया जा सकता है। तो एक हल्के को जीतने के 4 मराहिल हैं, 4 राउंड्स हैं। देयर आर 4 राउंड्स। राउंड नंबर 1 है कि पॉपुलर वोट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कितना है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज़ उम्मीदवारान का इंतखाब कैसे करती हैं। तीसरा, वो इलेक्शन कैंपेन कैसे मैनेज करती हैं। और चौथा, वो पोलिंग डे मैनेजमेंट कैसे करती हैं। ये मुख्तलिफ़ हल्का जात में मुख्तलिफ वेरिएशन होगी इन चारों राउंड्स की, चारों मराहिल की। हमने पॉपुलर वोट के ऊपर अपना सर्वे पंजाब का आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। इसके साथ जो हमारे पेपर्स हैं उसमें जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। जो दूसरे प्रोविंसेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, उनके सर्वेस भी आपकी खिदमत में कुछ दिनों में पेश कर दिए जाएंगे। वो पार्ट 1 है। अब मैं आपको बताऊँगा कि रिपब्लिक पॉलिसी की मेथोडोलॉजी क्या है। एक हल्का जीतने के 4 अनासर हैं, 4 मराहिल हैं। पॉपुलर वोट, उम्मीदवारान का इंतखाब, इलेक्शन कैंपेन और पोलिंग डे मैनेजमेंट। आज हम दूसरा जो राउंड है उसकी बात करेंगे, उम्मीदवारान का इंतखाब। रिपब्लिक पॉलिसी के मुताबिक इन चारों मराहिल में से जो सबसे ज़्यादा अहम है वो उम्मीदवारान का इंतखाब है। और जब तक सियासी जमातें अच्छे उम्मीदवारान का इंतखाब नहीं करेंगी वो हल्का जाती सियासत नहीं जीत जाएंगी। जो आम टर्म में इलेक्शन कौन जीतेगा, इलेक्शन वो जीतेगा जो पाकिस्तान में 859 जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं उन पर उम्मीदवारान खड़े करेगा और फिर वो कितने बेहतर करेगा। तो आज हमारे साथ ताहिर मकसूद छीना साहब और मलक हमारे अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने रिपब्लिक पॉलिसी के चारों सूबों में सर्वेस कंडक्ट करवाए हैं और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं उनको भी देख रहे हैं बाकी रिसर्चर्स के साथ। तो सर, आज से दूसरा राउंड शुरू है, तो ताहिर मकसूद छीना साहब, आप दूसरे राउंड के बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, आप आज जो दूसरा राउंड, पहला राउंड तो जैसे आपने बता दिया कि किस पार्टी की कितनी जो पॉपुलर वोट है वो किस पार्टी के साथ है, वो हमने सारा का सारा मुख्तलिफ वीडियोस में जो है वो नाज़रीन तक पहुंचा दिया हुआ है। तो इनफैक्ट आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने एक नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है कि कल मतलब 20, 21, 22 दिन, 3 दिन जो है इलेक्शन, जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो नॉमिनेशन पेपर दाखिल करवाएंगे। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये एक दूसरा राउंड शुरू हो गया है जो 3 दिन में तक रहेगा। जी अब्दुल लतीफ़ साहब, दूसरा राउंड चारों राउंड्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसे चौधरी साहब ने बताया है कि ये इलेक्शन का दूसरा राउंड है जिस पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं। मेरी दानिश में जो दूसरा राउंड है ये सबसे ज़्यादा अहम है। जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हैं, ये इसकी अहमियत मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा है। ये सियासी जमातों पर अब इसका दारोमदार है और सियासी जमातों का एक तरह का इम्तिहान भी है और उनकी जो तंजीमें हैं उनका इम्तिहान भी है कि वो इन 859 हलकों में अपने कैंडिडेट्स के पेपर्स फाइल करवाएं, उनको जो स्क्रूटनी का मराहल है उसमें से गुजार के उम्मीदवारान को फाइनल करवाएं। बेशक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी जगह पे पॉपुलर वोट बेशक एक पार्टी का 70% हो, 80% हो, जितनी पार्टी वहां पे पॉपुलर हो, अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना कैंडिडेट ही नहीं दे सकते, अपने कैंडिडेट के पेपर्स ही नहीं क्वालिफाई करवा सकते, वो अगर फाइनल लिस्ट में ही शामिल नहीं होता, तो उस 80% पॉपुलैरिटी बेसूद है। तो मैं यहाँ पे ये अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि सेकंड राउंड जो है वो पार्टी की जो तंजीम है ये उसका इम्तिहान है, ये उनके लिए निहायत अहम है। अगर इस पूरे प्रोसेस को जिस तरह 4 मरहले आपने चौधरी साहब ने बताए हैं, आपने अपने इंट्रो में बताए हैं, तो उसमें मेरे नज़दीक जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है वो अकेले के 40% बनते हैं, बाकी जो मराहल हैं उनके 20% वेटेज बनती है। तो मेरे हिसाब से तो ये तंजीमों का एक कड़ा इम्तिहान है कि वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स और उनके पेपर्स की जो फाइलिंग है, चूँकि कल, परसों और तरसों 20, 21 और 22 को कागजात नामजदगी जमा होने हैं, तो वो कागजात नामजदगी जमा करवाएं अपने कैंडिडेट्स के, और फिर स्क्रूटनी का मरहला भी जो है उसको
पूरा करें। मैं मलिक साहब की बात को यहाँ से थोड़ा बढ़ाऊँगा कि कैंडिडेट हुआ ये पिछले इलेक्शनों का अगर देखें तो एक पार्टी के साथ खड़े हैं और एक पार्टी के टिकट से जीत कर आए और उसके बाद किसी अपनी उन्होंने जो वफादारियां थी वो तब्दील कर ली। तो इसलिए ये ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि उनका कैंडिडेट जो आज है वो इतना उनके लिए डाई हार्ड हो और उसका वफादार हो कि वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी किसी स्टेज पे भी ना करें। अच्छा, तो आप दोनों साहिबान ये कहना चाह रहे हैं कि अब पूरा इलेक्शन जो है वो 20, 21 और 22 दिसंबर की जो तारीख है उस पे इन्हिसार करता है, क्या ऐसा ही है? ये बिल्कुल, ये देखिए ये 3 दिन जो है इम्पोर्टेंट हैं कि इन 3 दिनों में आपने अपना कैंडिडेट जो है उसको जो है उसके पेपर जो है वो दाखिल करने हैं और उसके बाद वहाँ पैरवी भी करनी है ताकि वो एलिजिबल हो। और यहाँ पे ना सिर्फ इलेक्शन लॉज और इलेक्शन रूल्स हैं बल्कि आपको आईन पाकिस्तान का वो 62 और 63 जो है आर्टिकल वो भी मद्देनजर रखना चाहिए कि उसमें भी लोगों की बाद में डिस्क्वालिफिकेशन हुई है पाकिस्तान में। जी मलिक साहब, आप क्या कहते हैं कि ये 3 दिन क्यों वाइटल हैं इलेक्शन के लिए, और जो पार्टी अच्छे कैंडिडेट्स इसमें देगी उसके जीतने के चांस इस राउंड के बढ़ जाएंगे? इसमें 2 तरीके से मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। नंबर 1, कैंडिडेट्स का होना। 859 सीट में सबसे पहले क्वेश्चन पार्टीज़ के लिए ये है, क्या वो 859 सीट्स में कैंडिडेट्स दे सकती हैं? फिर दूसरा मरहला क्वालिटी एश्योरेंस का है कि हर हलके में क्या उन्होंने अच्छा कैंडिडेट दे दिया है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को क्योंकि कुछ चैलेंजेस का सामना है, उनकी इन 3 दिनों के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि टोटल 859 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिन पे डायरेक्ट इलेक्शन होना है। तो ये अब तंजीमों का इम्तिहान है कि वो तमाम हलकों में अपने कैंडिडेट्स दें। बेशक उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलैरिटी हो, उनका पॉपुलर वोट भी हो, लेकिन कैंडिडेट का होना ज़रूरी है। और कैंडिडेट के लिए फिर जिस किस्म के हालात, जिस तरह आपने बताया है कि पीटीआई को क्राइसिस में है या उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, तो अब ये जो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब हैं, ये ख़ास तौर पे उनका इम्तिहान है कि वो कैंडिडेट्स फाइनल करें इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए और उनके पेपर्स फाइल करवाएं। और वो पेपर्स ज़ाहिर है उनके पास जो लायर्स फोरम है और उनके जो कंसल्टेंट्स हैं उनके तवस्सुत से नॉमिनेशन पेपर फिल करवाएं और आगे फाइल करवाएं। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह पे 1 से ज़्यादा पेपर्स फाइल करवाएं ताकि स्क्रूटनी के मरहले पर वो गुजरे और फिर जब पेपर क्लियर हो जाए बाद में वो सिलेक्ट करें कि ये इसमें से हमने किस कैंडिडेट को टिकट दे के इलेक्शन कंटेस्ट करवाना है। इस वक्त इन 3 दिनों की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि सियासी पार्टियां हलकों में अपने कैंडिडेट से पेपर फाइल करवाएं। तो जब तक उनका कैंडिडेट नहीं होगा, उसके पेपर्स क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो फिर वो इलेक्शन में कैसे शामिल होंगी? मेरा ये कहने का मकसद है। अच्छा छीन साहब, आपसे क्वेश्चन ये है, जो आपने अभी पंजाब का और केपीके का सर्वे किया उसमें जो सियासी पार्टियों के कारकुन हैं वो ये कहते हैं कि जो इलेक्टेबल्स हैं वो ट्रस्टेबल नहीं हैं और पार्टीज़ को इलेक्टेबल्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और अपना प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी भी रखना चाहिए क्योंकि इलेक्टेबल्स किसी वक्त भी छोड़ सकते हैं। ऐसा ही 2018 के इलेक्शन में हुआ था और वो अभी खाइफ है कि ऐसा ही 2023 के इलेक्शन में होगा। ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में ये आया है कि जो जितने भी इलेक्टेबल्स हैं, पीर साहिबान हैं, बलोच सरदार है या जागीरदार है, वो किसी वक्त भी पार्टी को छोड़ सकते हैं। और पार्टीज़ के लिए कितना ज़रूरी है कि अपने वर्कर्स को, अपनी स्टूडेंट तंजीमों को, अपने लॉयर्स विंग को और जो दूसरे ट्रेडर्स विंग हैं और जो आम कारकुन हैं उनको तैयार रखें कि वो बड़ी तादाद में सूबाई और कौमी असम्बली के हर हलके में अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाएं। ज़ाहिर है जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि ख़ास पार्टी पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस पर प्रेशर आता है, तो यहाँ उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो बड़ी तादाद में जाएं ताकि जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि जब स्क्रूटनी का मरहला हो तो वो उस वक़्त अपनी मर्ज़ी से किसी को टिकट अवार्ड कर सकें। और यहाँ पे उनको ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी पार्टियों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना जो लायल उनका जो वफादार कारकुन है वहाँ से उनको नामज़द करें। यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा कि जो अब वो चेंज करने वाला पार्टी पॉलिसी के वो थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए
कि पंजाब में जो हुआ कि जिन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की थी वो डिसक्वालीफाई हो गए, मरकज़ में जिन्होंने वफादारियाँ तब्दील की थी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा तमाम कैंडिडेट्स के लिए कि पार्टी की जो पॉलिसी है उसको वायलेट करें। लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उन्होंने अपने जो उनका पार्लियामानी बोर्ड है उसकी मीटिंग्स की हैं, उन्होंने यकीनन अपनी कैंडिडेट जो है वो फाइनल कर लिए होंगे। दूसरी पार्टियों की तरफ से कोई इस तरह की खबर नहीं आई और ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ है वो उनके लिए, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है वो जेलों में है या वो मंजर से गायब हैं, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। और आपके पास दिन सिर्फ 3 हैं, 20, 21 और 22। मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन ये है, क्योंकि रिपब्लिक पॉलिसी जो है वो एक कंसल्टेंसी फर्म भी है और लोगों को शऊर आगाही इस लिहाज से दे रही है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस राउंड में तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी फेवरेट नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUIF और नून लीग इस राउंड में फेवरेट नज़र आ रही हैं, जो कि बुनियादी राउंड है चारों राउंड में से और जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन जीता जाएगा। जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जो माहौल है हमारे मुल्क में, तो मैं तो बदकिस्मती ही कहूँगा कि एक सियासी जमात के साथ जो है वो सलूक अच्छा नहीं हो रहा। तो अब ये इम्तिहान उस सियासी जमात की तंजीम का है कि वो इससे कैसे नबरदज़मा होते हैं। ये मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि नॉमिनेशन पेपर्स के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, तो वहाँ से उस कॉन्स्टिट्यूंसी का तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर होना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि एक तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा सिर्फ एक पेपर्स को ही वो तजवीज़ और तायद कर सकते हैं, और वो भी उस पार्टी के डाई हार्ड वर्कर होने चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं वो अपने तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के तौर पे दस्तखत करके पेपर्स सबमिट कर देते हैं और बाद में किसी प्रेशर के तहत वो बैकआउट हो जाते हैं, वो उससे अपनी विदड्रॉ कर लेते हैं कि जी हम तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा नहीं बनते, तो फिर जाहिर है जो कैंडिडेट होगा उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगी। देखिए, इसमें यही साथ साथ मकसद एक बात और भी है कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो उसको एकदम हुक्म दे दिया गया कि जी आप अपना इलेक्शन करवाएं, उन्होंने इलेक्शन करवा दिए। अब जो इलेक्शन के बाद भी उनकी बॉडी बनी वो भी चैलेंज हुई हुई है, तो पता नहीं उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या फैसला आएगा, इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला करता है। तो इम्कान मौजूद है कि हो सकता है कि ये एक फ़ैसला PTI के ख़िलाफ़ आ जाए और उसके बाद वो उस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को सीनियर लेवल पे अदालतों में चैलेंज करें, और इस दौरान ये जो शेड्यूल जारी किया है इलेक्शन कमीशन वो वक्त ही गुजर जाए कि वो किस कैंडिडेट को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए मैं समझता हूँ उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है PTI के लिए कि वो उनको पहले से पता हो कि ये हमारा वर्कर है, कल कला को अगर ये हमारी पार्टी टिकट किसी वजह से नहीं भी दे सकती तो ये आज़ाद हैसियत में भी अगर इलेक्शन लड़ता है तो पता होना चाहिए, और ताकि वो अपने वोटर्स को ये बात कन्वे कर सकें कि फ़लाँ कैंडिडेट जो है वो PTI का कैंडिडेट। अच्छा, आप दोनों साहिबान ये कहना चाह रहे हैं कि जितने अहम कैंडिडेट्स हैं उतने ही अहम तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा हैं। इसकी मिसाल आपको लाहौर के इलेक्शन की दी जा सकती है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा उस हल्के की ना होने की वजह से उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे। तो इट मीन्स कि ये एक टेक्निकल खेल है। PTI की क़यादत इस वक्त लॉयर्स के हाथ में, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो किस हद तक लॉयर्स ये जो डॉक्यूमेंटेशन है जो इलेक्शन लॉज की, इलेक्शन एक्ट की, इलेक्शन प्रोसेस की या इलेक्शन की, उसमें हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? देखिए, सिर्फ इसमें सिर्फ उसका लॉयर होना ज़रूरी नहीं है, उसको इलेक्शन लॉज और इसके सिलसिला में जो जजमेंटें आई हुई हैं उन पे भी अबूर होना चाहिए कि इलेक्शन के कवानीन हैं उससे भी आगाही हो, और उन कवानीन को एलेबोरेट करने के लिए अगर अदालतों ने कोई फ़ैसले किए हुए हैं तो वो भी उनको पता हो, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। अगर उसको डिटेल से देखा जाए वो अगला अलग किसी प्रोग्राम में कर लेंगे
कि वहाँ उसकी इतनी मतलब उस पर किसी भी शख्स को जो रिटर्निंग अफसर है वो किसी वक्त भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अच्छा मलिक साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि नो डाउट ये जो नॉमिनेशन फॉर्म है, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं, ये टेक्निकल और इसके लिए वाक़तन ऐसे लॉयर्स जिनको इस इलेक्शन लॉज पे अबूर हो, ऐसे कंसल्टेंट जो इनसे वाकफियत रखते हों, उनकी खिदमात लेके इनको फिल किया जाए, और ताकि किसी भी ऐसी सूरत से बचा जाए कि जिससे कि आपके कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर ही रिजेक्ट हो जाएं, तो फिर आपने तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वैसे ही उसको खाली कर दिया जब आपका कैंडिडेट ही वहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, मेरा आप साहिबान से एक क्वेश्चन है, ज़िमनी क्वेश्चन। मलिक साहब, आपने बात की कि इसमें एक हल्का मैटर नहीं करेगा, फिर पूरा पैनल मैटर करेगा, क्योंकि एक कौमी असम्बली के नीचे 2 या 3 सूबाई असम्बली की सीट्स होती हैं। अगर उस पूरे विंग में से 3 से 5 के विंग में से अगर एक कैंडिडेट भी मिस हो जाए तो पूरे विंग की कारकर्दगी मुतासर हो सकती है, क्योंकि अब इम्तिहान है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी का। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉपुलर वोट पे रहती हैं, पॉपुलर पॉलिटिक्स करती हैं और अपने लीडर्स के इर्द गिर्द जाती हैं, वो तंजीम साजी पे इतनी मेहनत नहीं करती। अब क्योंकि अब शुरू हो चुका है राउंड सेकंड, जहाँ पे टेक्निकल गेम है, डॉक्यूमेंट्स की गेम है और कैपेसिटी की गेम है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये कैपेसिटी है कि वो जो इलेक्शन लॉज है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 है, इलेक्शन रूल्स 2017 हैं, या जो दूसरे डिराइव्ड रूल्स हैं, रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, ये जो सारे एक्ट्स हैं उसमें उसको हल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए और अपने आप को इंगेज करना रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना, क्या सियासी जमातों में ये अहलियत है? ख़ास तौर पे क्या तहरीक इंसाफ की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है कि वो ये जो प्रोसीजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव प्रोसीजर्स, इन पे पूरा उतर के 593 और 266 859 कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी? बारी बारी बताइएगा। पहले मलिक साहब आप, फिर चीना साहब आप। जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये एक इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इम्तिहान है कि उन्होंने इस प्रोसेस से गुजरना है। लफ्ज़ आपने तंजीम साजी इस्तेमाल किया, तो वो पॉलिटिक्स में, हमारे मुल्क में उसके साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, तो काइंडली तंजीम साजी से अवॉइड करें, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। हाँ, ये किसी भी सियासी जमात की जो तंजीम ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका इम्तिहान है। जहाँ तक आपने कहा कि जी पैनल, नो डाउट कि कौमी असम्बली का हल्का है और उसके नीचे 2 या 3 सूबाई असम्बली के हल्का जात होते हैं, पूरे पैनल की वाक़तन अहमियत है। लेकिन अगर एक कौमी असम्बली के हल्के के नीचे 3 सूबाई असम्बली के हैं, कहीं पे अगर कोई थोड़ी बहुत सूबाई असम्बली के किसी हल्के पे कुछ हो जाए तो फिर भी वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कौमी असम्बली का ही आपका कैंडिडेट वो उड़ जाता है, नॉमिनेशन पेपर्स में उसके पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपका पूरा पैनल ही उड़ गया। तो वाक़तन ये बात ज़रूरी है कि जो आपकी सियासी जमातों की तंजीमें हैं, ज़िलाई हैं, सूबाई हैं, मरकज़ी हैं, वो इस बात पे तवज्जो दें कि अपने कैंडिडेट्स, एक तो उनकी लॉयल्टी कि वो कितना पार्टी के साथ लॉयल है, और उससे बढ़ के कि जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा हैं वो भी डाई हार्ड वर्कर हों, और आखिर तक इस प्रोसेस में वो अपना जो टेक्निकल विंग है उनका, उसका सहारा लेके अपने पेपर्स इन 859 हलकों में वो क्लियर करवाएं। तो देखिए, जब हम कर रहे थे रिपब्लिक पॉलिसी, जब सर्वे हो रहा था, तो बहुत सारे हलकों में ये पता चला कि वहाँ पे पीटी ख़ास तौर पे कोई वहाँ पे कोई उनके वो तंजीम का वजूद भी नहीं था। और इस वक्त जैसे मैंने पहले बात स्टार्ट की कि इलेक्शन को बड़ा सीरियसली जो इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोच रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, कि जिन्होंने 15 दिन पहले ही अपने जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग शुरू कर दी और अपने कैंडिडेट जो हैं वो फाइनल कर लिए। पीटी ज़ाहिर है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो यहाँ उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। लेकिन ना सिर्फ नज़्म व ज़ब्त का होना ज़रूरी है,
कवानीन से आगाही भी ज़रूरी है, और मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ऐसे लॉयर और उनके पास ऐसे वफादार और कानून जानने वाले कानूनदान मौजूद हैं। कानूनदान से मुराद मेरी वकला की है, पूरी उनके पास टीमें मौजूद हैं, तो वो इलेक्शन लॉज को पढ़ के और सही तरीके से नॉमिनेशन पेपर जो है वो दायर करें। जी जैसा मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। यहाँ पर अब हमारे निज़ाम की जिम्मेदारी है कि अब एक तरह से उनका भी इम्तिहान है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान है कि वो तमाम सियासी जमातों को मसावी मौक़े फराहम करें कि वो अपने उम्मीदवारान सेलेक्ट करें और उनके कागजात जो हैं वो जमा करवा सकें। इतनी ब्रीदिंग स्पेस वो सबको दें। अगर नहीं देंगे, अगर यकतरफा सलूक होगा तो इन इलेक्शन के नतायज को फिर अवाम तस्लीम नहीं करेगी। अच्छा, अब इस बात को आगे लेके चलते हैं, एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं ताकि जो सियासी जमातें हैं, सियासी कारकुन हैं और जो सियासी वोटर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम को देख के थोड़ी सी आगाही हासिल करें कि जो राउंड 2 है उम्मीदवारान का इंतखाब, ये हल्का जीतने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिवली इसको देखा भी नहीं जा सकता। आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, JUIF, MQM, ये दूसरी जो पार्टियां हैं वो एक तरफ और तहरीक इंसाफ एक तरफ, नामसाद हालात भी हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी, कौन सी पार्टी आपको फेवरेट नज़र आ रही है जो राउंड 2 है उसको जीतने के लिए? जी चीना साहब, आप क्या कहेंगे? इसमें जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि वो पार्टी जिसने अपना काम पहले शुरू कर लिया सीरियस होके, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कि उन्होंने मीटिंग्स भी की। शायद उसकी वजह ये थी कि उनके लीडर जो थे वो हाल ही में पाकिस्तान में आए। उसके अलावा MQM ने भी की, मुख्तलिफ पार्टियों ने अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी मीटिंग्स की, और इस लिहावत जो है मेरे ख्याल में इस राउंड में अब तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है, बाकी पार्टियां उनसे पीछे हैं। लेकिन मलिक साहब, ये तो 3 दिन के बाद पता चलेगा ना, क्योंकि अभी तो 20, 21 और 22 दिन 3 दिन पड़े हैं। हो सकता है तहरीक इंसाफ या बाकी पार्टियां, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन पेपर्स उनके जमा करवा ले और फिर उनमें से एक बेहतर का इंतखाब कर ले। मीन्स के अगर 859 सीटें हैं तो तहरीक इंसाफ 5 से 10 हज़ार बंदों के कागजात नामजदगी जमा करवा दे, नून लीग भी करवा दे इतने के, पीपल्स पार्टी भी करवा दे। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारा चैलेंज होगा पंजाब में और KPK में, क्योंकि फेडरल पार्टी अभी तक जो आपके सर्वेज़ हैं, रिपब्लिक पॉलिसी के सर्वेज़, उसमें तहरीक इंसाफ है, बलोचिस्तान के अपने डायनामिक्स हैं। अब 3 दिन के बाद ही क्या हतमी राय नहीं दी जा सकती कि किस पार्टी ने कितने कितने हल्के कवर कर लिए हैं? तहरीक इंसाफ की हम बार बार बात इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें फीडबैक मिला है उसमें उन्हें एक हल्के में 5 से 10 उम्मीदवारान की ज़रूरत है जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाएं और उसके बाद करें। बल्कि बहुत सारे क्रिटिक्स ये कह रहे थे जो रिपब्लिक पॉलिसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को, अपने लॉयर्स को, अपने जो उनकी ISF है, उनकी जो ताजर तंजीमें हैं, आम वर्कर्स हैं, बल्कि नून लीग को भी ऐसे अपने तमाम जो तंजीमें हैं, पीपल्स पार्टी को अपनी तमाम तंजीमें, JUIF, जमात इस्लामी, तमाम जमातों को एक दफ़ा अपने तमाम वर्कर्स को कहना चाहिए कि मैक्सिमम तादाद में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, और जब 20, 21, 22 के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि ये पेपर्स रिसीव कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटेड रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उसके बाद वो फिर बेहतर डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि सिक्रूटनी का अमल भी आना है। बारी बारी ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जी, आपने अपने सवाल में ही सारा जवाब बता दिया है। तो वाकई ये एक इम्तिहान है और इसमें कौन पूरा उतरता है, ये 3 दिनों के बाद तो सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स की फाइलिंग तक का सवाल है। अब अगले मराहल जो हैं उसकी स्क्रूटनी के, वो भी इसी टीम जो आपने लॉयर्स का बताया, कंसल्टेंट्स का बताया, तो वो ज़ाहिर है अगले मरहले जो हैं स्क्रूटनी वाले, उनमें भी ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ना सिर्फ किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी दाखिल करवाएं, बल्कि उसकी स्क्रूटनी भी करवाएं और उसको फाइनल भी करवाएं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जहां तक चौधरी साहब आपने फरमाया कि जी
जो PMLN ने उनके पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स चल रही हैं, तो अब हम किसी पार्टी के बारे में यहाँ बैठ के कोई हतमी राय तो नहीं दे सकते कि उन्होंने कितना होमवर्क किया है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो कुछ उन्होंने किया होगा वो इन 3 दिनों के बाद मंजर आम पे आ जाएगा। तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये अब जो है इदारे जो हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और बाकी हमारे मुल्क के जितने इदारे हैं, तो अब ये एक तरह से उनका भी इम्तिहान है कि वो इस प्रोसेस को कितना ट्रांसपेरेंट और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं कि ताकि इस मरहले को बाआसान अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। मल साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि 10-10 लोग जो 15-15 लोगों की पार्टी के हल्के से जमा करा दें, लेकिन यहाँ पे लोगों के मसाज बड़े नाजुक हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं कि जनाब मैंने कागज़ जमा करवाए थे, मुझे तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और उसके बाद वो फ़ौरन ही अपनी साइड चेंज करके पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन शुरू कर देता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है पार्टियों के लिए कि वो अपने जो उन लोगों को इजाज़त दें, उन अपने जो वर्कर हैं उनको इजाज़त दें जिनके बारे में उनको यकीन है कि ये हमारा मुखलिस है और पार्टी की जो लीडरशिप है उसके हर हुक्म को मनोन मानेगा। ये बात दुरुस्त है चौधरी साहब, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। जाहिर है हमारा जो रिपब्लिक पॉलिसी एक कंसल्टेंट फर्म भी है, तो इसके यानी हम किसी को राय तो दे सकते हैं लेकिन हम पाबंद नहीं कर सकते कि वो ज़रूर हमारा मशवरा ही माने। जाहिर है उनमें बड़े बड़े ब्रेन्स हैं तमाम सियासी जमातों में, तो वो इस पे ज़ाहिर है काम भी कर रहे होंगे। तो ये मैं समझता हूँ, जो मेरे राय में बात है कि वो एक कैंडिडेट जिसको वो फाइनल करते हैं कि ये आप हमारी तरफ से फाइनल हैं, ये जिम्मेदारी उसको ही दें कि वो अपने कवरिंग कैंडिडेट्स या एक से ज़्यादा अपने कवरिंग कैंडिडेट्स के पेपर्स फाइल करवाएं, ताकि वो आपके अगर फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो आपके ही जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप किसको चाहते हैं कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें और बाकी जो होंगे वो पेपर्स विदड्रॉ करें। तो यहाँ पे तंजीम का और जो कैंडिडेट्स हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कैंडिडेट जिसको वो अपना प्राइम कैंडिडेट समझते हैं, तो ये उनका भी एक तरह का टेस्ट है कि वो अपने साथ अपने कितने कवरिंग कैंडिडेट लाते हैं, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं उनका सामना करने के लिए ऐसा बामरे मजबूरी करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आखिरी पार्ट में चले जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के। आखिरी 2 क्वेश्चन हैं। ये जो कवरिंग कैंडिडेट की आपने बात की, ये मेरी छीना साहब से भी रिक्वेस्ट है और मलिक साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये कवरिंग कैंडिडेट्स के बारे में बता दें कि सियासी जमातों के लिए कवरिंग कैंडिडेट्स क्यों ज़रूरी हैं और कितने कवरिंग कैंडिडेट्स होने चाहिए, और अगर टिकट नहीं मिलता तो उन जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको जो प्राइमरी कैंडिडेट है उसके साथ ही इत्तेहाद रखना चाहिए। जी ये बात तो पहले हो गई। नंबर 1 तो ये है कि कोई पाबंदी नहीं है कि कितने लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए जो है वो नॉमिनेशन पेपर जमा, कोई पाबंदी नहीं है, जितने चाहें वो दे सकते हैं, सब लोग दे सकते हैं। जैसे आपने कहा जी 10-10, 15-15 लोग दे सकते हैं, बट जैसे ही वो स्क्रूटनी होगी तो फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद पार्टी ने टिकट जो है वो जारी करना है, तो वो जिस कैंडिडेट को टिकट जारी करेंगे बाकी लोग अपने फॉर्म जो हैं वो विड्रा कर लेंगे या कर लेने चाहिए। इसलिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया और बार बार यही बात कर रहा हूँ कि जो कवरिंग कैंडिडेट हैं, जिनको हम कवरिंग कैंडिडेट एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वही लोग हों जो पार्टी के साथ लॉयल हों या जो मेन अपना आपका कैंडिडेट है उसके हुक्म के ताबे अपने कागजात को वापस ले लें। जी, मेरा अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पॉपुलर वोट जो पार्टी का है पहला फैक्टर है, उम्मीदवार का इंतखाब दूसरा फैक्टर है, इलेक्शन कमीशन तीसरा राउंड फैक्टर है, पोलिंग डे मैनेजमेंट चौथा फैक्टर है। 2 जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितने पार्टी के लीडर्स मकबूल होंगे पहले, और जो तीसरा फैक्टर है उसमें अहम किरदार अदा करेंगे। मगर जो उम्मीदवार का इंतखाब है और पोलिंग डे मैनेजमेंट है वो बुनियादी तौर पे पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी अली साहब, पहले तो मैं मादरत से कि आप क्वेश्चन किया करें, तकरीर ना करें। ये अब भी हम राउंड 2 डिस्कस कर रहे हैं, अब राउंड 3 और राउंड 4 जो है ना
उस पर ना जाएं। पहले जिस तरह हमने राउंड 1 में जो सर्वे था वो अपने नाजरीन के सामने रखा, तो अभी आज हम राउंड 2 कर रहे हैं। और राउंड 2 इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि वो उम्मीदवारों का चुनाव, जितने अच्छे उम्मीदवार सेलेक्ट करेंगे और उनके पेपर्स फाइल करवाएंगे और तमाम स्क्रूटनी के मराहल तय करेंगे, फिर आगे कैंपेन का जब तीसरा राउंड होगा तो फिर तीसरे राउंड के आपको उस पर तजिया उस वक्त देंगे। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ मलिक साहब के साथ कि अगला जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, वैसे वैसे हम नाज़रीन तक जो अपना अपना जो एक्सपर्ट राय है वो पहुँचाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका और छीना साहब आपका। आज हमारा प्रोग्राम राउंड 2 के बारे में था। हमारा बुनियादी मकसद प्रोग्राम करने का ये था कि जो सियासी वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं और जो सियासी तंजीमें हैं, उनको आगाही हो कि उम्मीदवार का इंतखाब कितना अहम है। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारी कोशिश होगी, रिपब्लिक पॉलिसी की कोशिश होगी कि जो इलेक्शन लॉज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, इलेक्शन कैंपेन है या जो दूसरे इंतखाबी इलेक्शनिंग के प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में अवेयरनेस कैंपेन जारी रखें। आखिर में अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारी जो वेबसाइट्स हैं republicpolicy.com और हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।